आदिकाल में रासो साहित्य मिलता है। आदिकाल में जो वीरगाथा परक रचनाएं थीं, जो राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा के लिए लिखी गईं, वे रासो ग्रंथ के रूप में हैं। जैन रास की धार्मिक परंपरा से ये रचनाएं अलग हैं। ये वीरगाथात्मक रचनाएं रासो नाम से लिखी गईं और ये सब वीर काव्य के अंतर्गत आती हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो जैन रास काव्य लिखे गए, वे वीरगाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। दोनों की रचना शैलियाँ अलग अलग हैं, दोनों की विषय वस्तु अलग अलग है, दोनों का विकास अलग अलग भूमियों पर हुआ है। यहाँ पर हम जिसकी चर्चा करेंगे वे वीरगाथात्मक रचनाएं हैं और इन रासो ग्रंथों में जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें जो पहला है वो है खुमार रासो। खुमार रासो की रचना दलपति विजय ने की थी। खुमार रासो के जो नायक हैं मेवाड़ के राजा खुमान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को 9वीं शताब्दी का मानते हैं। 5000 छंदों में इस ग्रंथ की रचना हुई है। इसमें नायिका भेद एवं षड्रित वर्णन का समावेश है। वीर रस इस ग्रंथ का भी प्रधान रस है, लेकिन श्रृंगार रस की भी व्यंजना इसमें हुई है। दूसरी जो रचना है वह है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो इस रासक परंपरा का दूसरा ग्रंथ है। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। यह ग्रंथ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की कोटि में आता है। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक असंगतियां हैं, फिर भी यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीरगाथात्मक कृति न होकर एक विरह काव्य है जो गेय काव्य के रूप में प्रचलित है। 125 छंदों की बीसलदेव रासो एक प्रेम परक रचना है और जिसमें संदेश रासक की भांति ही विरह की प्रधानता है। बीसलदेव रासो की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजस्थानी माना है। इसके अतिरिक्त जो अन्य इससे महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि बीसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। संदेश रासक के समान ही बीसलदेव रासो प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। मेघदूत और संदेश रासक की जो संदेश परंपरा हमें हिंदी साहित्य में मिलती है वह इसी ग्रंथ से मिलती है। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रकृति के रमणीय चित्र इसमें दिखाई देते हैं। 12 मासा तथा ऋतुओं के प्राकृतिक वर्णन इसमें खूब हैं, जो संयोग और वियोग में उद्दीपन का कार्य करते हैं। बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का
आदि काल में ही अंत नहीं होता, यह विद्यापति से होता हुआ भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुँचता है। और कृष्ण भक्तों, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो कृष्ण काव्य परंपरा है, कृष्णाश्रय शाखा है, उसमें इसका विकसित रूप दिखाई देता है। और वहाँ से जाकर के रीति काल में यह श्रृंगार काव्य के रूप में इसका खूब पल्लवन होता है, खूब विस्तार होता है, खूब उसका विकास होता है। अगली जो रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता, उसके कवि चंदबरदाई हैं। और पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई पृथ्वीराज के मित्र थे। हालांकि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर के विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है, बावजूद इसके पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो को जो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं, उसमें हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजश्यामल दान, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दूसरे वे विद्वान हैं जो रासो को प्रामाणिक रचना मानते हैं। प्रामाणिक रचना मानने वालों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्रबंध और कर्नल टाड हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, इसके कुछ अंश को ही प्रामाणिक मानते हैं। उसमें आचार्य हरजाई प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी एवं मुनिजिन विजय हैं, जो इसी वर्ग के विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो बहुत ही उत्कृष्ट काव्य है। इसकी रचना करने वाले जो चंदबरदाई थे, वे पृथ्वीराज के साथ युद्ध के मैदानों में भी जाते थे। चंद का परिचय देते हुए मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि महाकवि चंदबरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये मिश्र बंधुओं का मत है। और इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के बारे में भी बताया गया। जो प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का आज महाकाव्य है, जिसमें मानव चेतना की अनुभूति की सुंदर अभिव्यक्ति हमें मिलती है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की वीरता का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें उनके जन्म से लेकर मृत्यु के पर्यंत और संघर्ष की कहानी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है पृथ्वीराज के। अगली जो रचना है वो है परमाल रासो। परमाल रासो के कवि जगनिक हैं। परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं, जिन्हें चंदेल वंशी राजा परमार देव का दरबारी कवि माना जाता है। आल्हा और उदल नामक दो वीरों का वर्णन इसमें है। परमाल रासो को आल्हा या आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो का रचना काल 13वीं शताब्दी माना जाता है। वीर भावना का जैसा परोढ़ रूप इस ग्रंथ में मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। तो इस प्रकार से रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमें मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंदबरदाई हैं। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपत नाल हैं।
परमाल रासों के रचयिता जगनिक हैं, खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं, विजयपाल रासों के रचयिता नल्ल सिंह हैं और हमीर रासों के रचयिता सारंगधर हैं। इस रासो साहित्य के बाद आजकाल में बहुत सारे लौकिक साहित्य भी लिखे गए और वे लौकिक साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पाठ्यक्रम में भी हैं। इन लौकिक साहित्य में जो पहला महत्वपूर्ण काव्य है वो है ढोला मारूरा दोहा। 11वीं शताब्दी में ढोला मारूरा दोहा लिखा गया और ढोला मारूरा दोहा के रचयिता हैं कुशल लाभ। यह एक विरह काव्य है। मूलतः दोहों में इसकी रचना हुई है। इसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़ करके इसका विस्तार दिया था। इसमें ढोला नामक राजकुमारी और मारवाड़ी नामक राजकुमार, ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा काव्य आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कवि है। राउलवेल के कवि रोडा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी उसको ढोला मारूरा दोहा की रचना से और एक नई दिशा प्राप्त हुई। ढोला मारूरा दोहा जैसा कि बताया गया दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की परंपरा का आरंभ करते हैं आदिकाल में। आदिकाल को इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा था कि इसमें जो बाद के हिंदी साहित्य में तमाम प्रकार की जो रचनाएं मिलती हैं उनका बीजारोपण इस काल खंड में हुआ था। तो ढोला मारूरा दोहा के जो दोहे हैं उनसे जो श्रृंगार रस की परंपरा का आरंभ होता है वह आगे जाकर बिहारी के काव्य में हमें दिखाई देता है। अगली जो रचना है लौकिक साहित्य की वह है जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका। जयचंद प्रकाश की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। इसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। जो दूसरी रचना है जय मयंक जसचंद्रिका, इसकी रचना मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में की थी। राठौड़ा ख्यात में इनका उल्लेख मिलता है। अगली जो रचना है वह है वसंत विलास। वसंत विलास के रचयिता का पता तो नहीं चला है, लेकिन 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों के स्वरूप को श्रृंगार रस में परिवर्तित में वर्णन मिलता है। आदिकाल को विद्वानों ने अब तक वीरगाथाओं और धार्मिक उपदेशों का युग माना था, लेकिन वसंत विलास ने राउलवेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। अगली जो रचना मिलती है, अगला जो साहित्य मिलता है लौकिक साहित्य में वह है खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो अपनी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले पहले कवि माने जाते हैं, इसलिए उनका ऐतिहासिक महत्व है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि साहित्य जिस पथ पर चल रहा था उस पथ का अनुसरण खुसरो ने नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अपने समय के इतिहास की रक्षा अपनी रचनाओं में अवश्य की है। अमीर खुसरो फारसी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे। वे अरबी भी जानते थे और अरबी में भी उन्होंने
लेखन कार्य किया था। उन्होंने कविता की 99 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें बहुत से शेर हैं। अमीर खुसरो के कई फारसी ग्रंथ हैं, जैसे कि, और इसके साथ साथ उन्होंने फारसी और अरबी हिंदी का एक कोश भी लिखा था, जिसे खालिक बारी नाम से जाना जाता है। उनकी कुछ पहेलियाँ, मुकरियाँ और फुटकर गीत उपलब्ध हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर शंभुनाथ पांडे ने लिखा है कि खुसरो की लोकप्रियता का कारण इनकी हिंदवी की रचनाएं हैं। हिंदवी ज्ञान पर इनको स्वयं को गर्व, और आशिका नामक अपनी रचना में इन्होंने हिंदी की बड़ी प्रशंसा की है। अमीर खुसरो फारसी के महान कवि थे। महाकवि फिरदौसी, शेख सादिक और निजामी जैसे फारस के महान कवियों के साथ इनकी गिनती होती है। ये विशेष रूप से जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ भी लिखते थे। आजकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले ये सबसे पहले कवि माने जाते हैं। उन्होंने लगभग, जैसे बताया गया कि 99 पुस्तकें लिखी थीं, जिसमें से 20-21 ही अब उपलब्ध है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गज़ल आदि उनमें बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य में खड़ी बोली जैसे काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उनकी भाषा का एक उदाहरण देखा जा सकता है। दो सुखना उनका है, सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नहाई, इसका उत्तर है पर्दा न था। उनकी एक मुकरी का उदाहरण है, मेरा मोसे सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन ना को दीसा, ऐसा कि साजन ना सके सीसा। और एक और उदाहरण उनका मिलता है, तरवर से एक तिरिया उतरी, उन्होंने बहुत रिझाया, बाप को उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूँ कहें, अपने नाम न बोली निबोरी। तो इस प्रकार से लौकिक साहित्य उस समय का हमें मिलता है। उस समय गद्य साहित्य भी हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं। राउलवेल नाम का चंपू काव्य, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इस समय की उल्लेखनीय रचना है। राउलवेल 10वीं शताब्दी की रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसकी रचना रोडा नाम के कवि ने किया था। राउलवेल से हिंदी में नक्शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। इसके अतिरिक्त उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसकी रचना दामोदर शर्मा ने किया था। हजब शाह द्विवेदी के अनुसार उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचा गया एक ग्रंथ है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र ने इसका संपादन बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से इसका प्रकाशन हुआ। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे। तो इस प्रकार से उस कालखंड की ये महत्वपूर्ण रचनाएं आपके सामने रखी गईं, जो आदिकाल में हुई थीं। उस समय बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो साहित्य की श्रेणी में नहीं आती हैं, लेकिन उनका उल्लेख हमें
मिलता है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य, आदिकालीन हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। धन्यवाद।